ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। कल हमने 6 प्रमाण में से अपने 2 प्रमाण पढ़े थे। कौन-कौन से पढ़े थे? प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा। फास्टली मैं रिवाइज करूंगी, ठीक है? तो एक बार आपको कल का सारा रिवाइज हो जाएगा तो आसानी होगी आज की क्लास को समझने में। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाली स्लाइड देखते हैं कि हम माइनर टर्म को क्या बोलते हैं, पक्ष बोलते हैं। मिडिल टर्म को हम हेतु बोलते हैं। मेजर टर्म को हम लिंगी या साध्य बोलते हैं। साध्य ही इस्तेमाल में हम ज्यादातर लाते हैं, लेकिन फिर भी आपके जो बाकी के अदर नेम है वो भी लिख दिए। अगर हम वेस्टर्न लॉजिक पढ़ते हैं तो उसमें हम मेजर टर्म को क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। मिडिल टर्म को हम क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म को क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म होता है आपका रीजन, होता है जो कॉमन होती है ना, कॉमन टर्म होती है मिडिल टर्म। माइनर टर्म क्या होती है, सब्जेक्ट में मिलती है हमें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फिर हमने ये स्कूल ऑफ फिलोसफी पढ़े थे, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ठीक है, इनके फाउंडर थे और कौन किस में बिलीव करता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और हमने ये पढ़ा था कि बहुत सारे हम स्कूल ऑफ फिलोसफी पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से एकमात्र जो न्याय है ना, न्याय का हमें पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में न्याय दिया हुआ है, तो हम न्याय को डीपली पढ़ते हैं। बाकियों को बस हम ऊपरी तौर पर पढ़ते हैं, इंट्रो सिर्फ सिर्फ। ठीक है, उसके बाद हम आगे प्रमाण के ऊपर हमने 6 प्रमाण पढ़े। प्रमाण क्या होता है, प्रमा शब्द से बना है, जो एक संस्कृत शब्द है, और प्रमा का मतलब होता है ट्रू नॉलेज। ठीक है, जो सच्ची नॉलेज है, ट्रू नॉलेज है, मतलब कि जो वैलिड नॉलेज है, वो ही क्या है, प्रमाण है। ठीक है, अब हमने 6 तरीके के प्रमाण पढ़े। आप नाम देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, अनुमान, उपमान, अर्थपत्ति, अनुपलब्धि, शब्द और प्रत्यक्ष। फिर हमने देखा था कि जितने भी ये स्कूल ऑफ फिलोसफीज हैं, कौन सा वाला कौन से प्रमाण को वैल्यू करता है या वैलिड मानता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा और ये याद करने के लिए मैंने आपको दिया था। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। एक बार वर्बली मैं रिवाइज करा देती हूँ कि चारवाक ने किसको माना था, सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन को माना था। पी से हमने पढ़ा, पी से परसेप्शन। और बुद्ध और वैशेषिक ने किसको माना, पी तो सब में मिलेगा है ना, जो आपका परसेप्शन है यानी कि प्रत्यक्ष है, वो सबने फॉलो किया उसको, है ना। लेकिन इन्होंने एक और को फॉलो किया, वो क्या था, आई फॉर इन्फ्रेंस। ठीक है, फिर जैनिज्म एंड सांख्य के बारे में हम पढ़ रहे थे कि इन्होंने 3 को फॉलो किया, परसेप्शन, इन्फ्रेंस एंड शब्द, जिसको हम की वर्ड भी बोल सकते हैं या वर्बल टेस्टिमनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर मीमांसा, आजीवक और वेदांत, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे के पूरे 6 के 6 माने। ठीक है, न्याय ने 4 को फॉलो किया, PICW। ठीक है, P मतलब प्रत्यक्ष या परसेप्शन, I फॉर इन्फ्रेंस, ठीक है, इन्फ्रेंस मतलब अनुमान, C फॉर क्या था, कंपैरिजन, उपमान, और W फॉर वर्ड या शब्द या वर्बल टेस्टिमनी। ठीक है, तो ये हमें याद करना है। अब हम ये चारों तो न्याय के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ही, बाकी के जो 2 हैं वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था अनुमान का, हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे कि अनुमान कितने तरीके का होता है, अकॉर्डिंग टू पर्पस। अनुमान इज ऑफ 2 काइंड, 2 तरीके का होता है पर्पस के आधार पे, है ना। एक तो होता है स्वार्थ अनुमान, जो हम अपने लिए निकालते हैं। ठीक है, हमने कोई चीज देखी, फिर हम क्या अपने सेल्फ टॉक करते हैं, ऐसा बोल के तो नहीं बताते। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल होता है, ये भी पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में। तो ये साइकोलॉजिकल होता है कि हम अपने मन में ही अज्यूम करते हैं, अच्छा वहां पे धुआं निकल रहा है, मतलब कि वहां आग होगी। क्यों, क्योंकि हमने किचन में देखा था कि खाना बन रहा था चूल्हे पे और वहां पे आग निकल रही थी, इसलिए यहाँ पे क्या है, आग है। 3 सेंटेंस में बात खत्म हो जाती है स्वार्थ अनुमान में। जब हम परार्थ अनुमान की बात करते हैं तो मतलब हम दूसरों के लिए अनुमान की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे को समझाने के लिए। अब जब हम दूसरे को समझा रहे हैं तो हम स्टेप वाइज स्टेप समझाएंगे। ठीक है, कैसे स्टेप वाइज स्टेप, जैसे कि अगर मुझे खुद को पढ़ना हो तो शायद मैं इतने सारे जो स्टेप्स मैं फॉलो करती हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए वो नहीं करूंगी। ठीक है, तो अपने लिए तो मेरी बात 3 स्टेप में खत्म होगी, लेकिन जब मुझे आपको समझाना है तो मैंने कितने स्टेप फॉलो किए, 5। ठीक है, परार्थ अनुमान में कितने स्टेप होते हैं, 5 होते हैं, जिनको हम 5 मेंबर्स भी बोलते हैं। जिसमें सबसे पहला हमने पढ़ा था प्रतिजना, जिसको कि मैंने आपको रिसर्च के पर्सपेक्टिव में बताया कि प्रतिजना को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, हाइपोथेसिस से। ठीक है, कि हमने पहाड़ी पर धुआं देखा तो हमने हाइपोथेसिस बना ली कि वहां पर आग है। ठीक है, अब हेतु, हेतु क्या था, कारण क्या था, क्या कारण था कि हमने हाइपोथेसिस बना ली, हमने प्रतिजना बना ली कि वहां पर आग है। कारण क्या था कि हमने धुआं देखा, तो धुआं क्या हो गया, हेतु हो गया। ठीक है, उदाहरण, हमने उदाहरण दिया कि हमने चूल्हे पर खाना बनते देखा हुआ था, वहां पर क्या थी, आग थी और धुआं था।
ठीक है? इसलिए हमने उपनय निकाला, ठीक है? कि मतलब यहाँ भी आग है, यहाँ पर भी धुआं है, मतलब हमने उपनय निकाला, रिलेट किया कि किचन में धुआं था, वहां आग थी, तो देखो पहाड़ी पर भी धुआं है। तो हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे? निगमन पे पहुंचे, है ना? निगमन मतलब निष्कर्ष, लास्ट में जो हम निकालते हैं। तो निगमन में क्या हुआ? निगमन में हमने निकाल लिया निगमन अपना कि यहाँ पहाड़ी पर भी आग है। ठीक है? तो ये हो गया, आपके 5 स्टेप हो गए जो हमने परार्थ अनुमान में पढ़े थे। ठीक है? उसके बाद हमने पढ़ा कि कॉजल रिलेशन के आधार पे, है ना, कारण और प्रभाव के आधार पे पूर्ववत, शेषवत एंड सामान्यतो दृष्टा। पूर्ववत मतलब कि आपने एग्जाम्पल को देखकर, मतलब कि आपने पूर्ववत अनुमान होता है कि पहले आपने कारण देखा और उस कारण के आधार पे आपने उसके प्रभाव की व्याख्या कर ली। ठीक है? मतलब आपने आसमान में पहले कारण कारण क्या देखा? काले बादल देखे। काले बादल देख के आपने उनका प्रभाव अज्यूम कर लिया कि मतलब काले बादल हैं तो बारिश होने वाली है। ठीक है? उसके बाद आप शेषवत पढ़ते हैं कि आप शेषवत में क्या है, जिस जिसका ऑपोजिट होता है, आप पहले प्रभाव देखते हैं। ठीक है? आपने क्या देखा कि सड़क पे गड्ढों में पानी भरा हुआ है। ठीक है? या फिर आपने गीली सड़क देखी, तो आपने प्रभाव देखा और उसके हिसाब से आपने कारण को अज्यूम कर लिया कि क्यों है गीली सड़क, क्यों पानी भरा हुआ है, क्योंकि बारिश हुई होगी। ठीक है? जो जो घटना घट चुकी है, उसके जो अवशेष बचे हैं, है ना, उस अवशेष को देखते हुए आपने शेषवत अनुमान लगा लिया। ठीक है? कि यहाँ पे गीली सड़क थी, तो क्या था? अवशेष थे, गीली सड़क या गड्ढों में भरा हुआ पानी, तो उससे आपने उसका कारण पता लगा लिया कि बारिश हुई होगी, मतलब रात को। ठीक है? सामान्य तो दृष्टा कि सामान्य तौर पे आपने कुछ भी सिमिलैरिटी देखी, जनरल सी आपने चीजें देखी कि अगर किसी के क्या होते हैं, खुर होते हैं, है ना, तो मतलब उसके क्या होंगे? एनिमल के सींग भी होंगे। हालांकि इन दोनों में कुछ रिलेशन नहीं है, जरूरी नहीं है ऐसा हो। ठीक है? मतलब कि अगर कोई एनिमल है जिसके सींग होंगे तो उसके पूंछ भी होगी, ऐसा आपने मतलब सामान्य तौर पे, इसमें कुछ पूर्व शेषवत वाली चीज नहीं लगी है। ठीक है? तो सामान्य तौर पे जो आपने अज्यूम किया है, अनुमान लगाया, वो हो गया आपका सामान्य तो दृष्टा। फिर उसके बाद आप आते हैं अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। अनुमान इज ऑफ 3 काइंड। कौन कौन से हैं? केवल अन्वयी, केवला व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी। ठीक है? तो इनमें क्या था? केवल अन्वयी में क्या कहा, क्या पढ़ा था हमने? एक अनुमान को तब केवल अन्वयी कहा जाता है जब ये मिडिल टर्म पर आधारित होता है। ठीक है? मतलब क्या था केवल अन्वयी? ओनली मिडिल टर्म, मतलब कि सिंपल आप पढ़ रहे थे कि पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऑल नोएबल ऑब्जेक्ट आर नेमेबल, द पॉट इज नोएबल ऑब्जेक्ट। तो आपने मतलब सिंपल जो हम पीछे पढ़ के आए हैं वो इसमें आ जाएगा। ठीक है? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और आपने मिडिल टर्म से मिडिल टर्म को कैंसिल कर दिया और मेजर टर्म और माइनर टर्म आपके सामने आ गई। ठीक है? फिर केवला व्यतिरेकी में क्या था? इसमें क्या था? नेगेटिव, आप देखते हो कि नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, और ये क्या होता है? इनवैलिड फॉर्मेट होता है अनुमान का, इसको हम नहीं मानते। ठीक है? इसमें केवल क्या होता है? हमने पढ़ा था ओनली पॉजिटिव रिलेटेड, और यहाँ पे क्या पढ़ा था? ओनली नेगेटिव रिलेटेड। और इसमें क्या आ जाएगा आपका? अन्वय व्यतिरेकी में पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। क्लियर? कि आप मतलब चाहे आप पॉजिटिव इंस्टेंस में चले जाएं, चाहे आप नेगेटिव में चले जाएं, जो आपका कंक्लूजन निकल के आता है वो सेम आता है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ देखा था ऑल स्मोकी ऑब्जेक्ट आर फायरी, द हिल इज स्मोकी, देयरफॉर द हिल इज फायरी। तीनों पॉजिटिव थे, लेकिन यहाँ पे आप देखो, नो नॉन फायरी ऑब्जेक्ट आर स्मोकी, द हिल इज स्मोकी, देयरफॉर द हिल इज फायरी। तो यहाँ पे क्या है? नेगेटिव आ रहा है आपका, लेकिन क्या है? दोनों में कंक्लूजन सेम आ रहा है। ठीक? कंक्लूजन सेम आना चाहिए। फिर उसके बाद आपने देखा था अपना प्रत्यक्ष देखा था। प्रत्यक्ष के हमने दो टाइप पढ़े थे, दो स्टेजेस पढ़ी थी, डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट के आपने दो तरीके पढ़े, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसमें ऑर्डिनरी के भी आपने दो टाइप पढ़े, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल क्या है? आपका जो सिक्स्थ सेंस है। ठीक है? फिर एक्सटर्नल क्या है? जो आपके 5 सेंसेस काम करते हैं, वो आपके क्या हो गया? एक्सटर्नल हो गया। और जो आपका सिक्स्थ सेंस है, छठी इंद्री जब काम करती है, तो हम बोलते हैं इंटरनल सेंस। ठीक है? तो ये हो गया आपका डिटर्मिनेट में ऑर्डिनरी पक्ष। ठीक है? फिर डिटर्मिनेट का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या आता है? सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण एंड योगज। सामान्य लक्षण क्या होता है? सामान्य तौर पर आपने कोई वस्तु पहली बार देखी या पहली बार आपने जो ज्ञान अर्जन किया, वो सामान्य लक्षण में आ जाएगा। लेकिन पूर्व ज्ञान के आधार पर आपने उसको
अपने फ्यूचर में या प्रेजेंट में उसको इम्प्लीमेंट किया और आपको बिना उस चीज को ट्राई किए आप उसको आपको उसको ज्ञान हो गया। जैसे कि आपने सिर्फ नींबू कभी पहले खाया था और अभी आपने सिर्फ नींबू का नाम सुना और आपको उसके खट्टेपन का एहसास हो गया, तो वो क्या है? ज्ञान लक्षण है। लेकिन अगर आप पहली बार नींबू खा रहे हो तब आपको उसके स्वाद का पता चल रहा है, तो उस पहली बार में क्या हो जाएगा? वो सामान्य लक्षण हो जाएगा। ठीक है। योगज क्या है? योग क्रिया है, इसमें इंट्यूशन होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने पढ़ी। फिर उसके बाद एक शायद इंडेटरमिनेट का रह गया था। इंडेटरमिनेट के अंतर्गत आता है प्रतिविज्ञान। ठीक है, प्रतिविज्ञान क्या होता है? जब हम मेमोरी के बेसिस पे, ठीक है, अपनी मेमोरी को रीऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो किस में आता है? प्रतिविज्ञान में आता है, ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया था प्रत्यक्ष। ये हमने शॉर्ट में आज देख लिया सारा कुछ। ये दोबारा से आ गया था अनुमान। ठीक है, फिर मैंने आपको ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी मिडिल टर्म यानी के हेतु की, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हम एक बार, जब मैं आज आपको हेत्वाभास पढ़ाऊंगी इस वाली क्लास के एंड में, ठीक है, तब आप फिर से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार और इसको देख लेते हैं ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। इट मस्ट बी प्रेजेंट इन द माइनर टर्म। ठीक है, माइनर टर्म में प्रेजेंट होना ही चाहिए। माइनर टर्म में हेतु के प्रेजेंट होने को हम क्या बोलते हैं? पक्ष धर्माता। क्योंकि पक्ष को हम क्या बोलते हैं? माइनर बोलते हैं। ठीक है, तो पक्ष धर्माता मतलब क्या होता है कि अगर हेतु माइनर टर्म में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं पक्ष धर्माता, और ऐसा कंपलसरी है कि हेतु जो है वो माइनर टर्म में होना ही चाहिए। इसका एग्जाम्पल है स्मोक मस्ट बी प्रेजेंट इन द हिल। कि अगर हम ये वाला एग्जाम ये देख रहे हैं ना, हम एक ही एग्जाम्पल से अपना पूरा इंडियन लॉजिक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पहाड़ी पर आग है क्योंकि वहां धुआं है। ठीक है, तो जो पहाड़ी है, पहाड़ी क्या है? आपका पक्ष है। ठीक है, साध्य क्या है? आपका आग है। और जो धुआं है वो क्या है? हेतु है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि माइनर टर्म में क्या होना चाहिए? हेतु प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब पहाड़ी पे धुआं होना ही चाहिए। अगर पहाड़ी पे धुआं नहीं होगा तो आप कैसे अनुमान लगाओगे कि वहां पे आग है? ठीक है, फिर उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। इट मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल पॉजिटिव इंस्टेंसेस इन विच द मेजर टर्म इज प्रेजेंट। ठीक है, मतलब सारे जो पॉजिटिव इंस्टेंसेस हैं जिसमें कि मेजर टर्म प्रेजेंट है। मेजर टर्म क्या है? आग है। ठीक है, तो वो क्या है? आपको दिख मतलब सारे पॉजिटिव टर्म में आपका होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? सपक्ष सत्व। है ना? एग्जाम्पल, स्मोक मस्ट बी प्रेजेंट इन द किचन वेयर फायर एग्जिस्ट। फायर क्या है? मेजर टर्म है। ठीक है, जहां पर फायर है, जहां पे मेजर टर्म है, वहां पे हेतु का होना जरूरी है। मतलब जहां आग है वहां पे धुएं का होना कंपलसरी है। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। स्मोक मस्ट बी प्रेजेंट इन द किचन। अगर स्मोक किचन में है तो वहां पे क्या? आग का होना कंपलसरी है। ठीक है, इट मस्ट बी एब्सेंट इन ऑल नेगेटिव इंस्टेंसेस। नेगेटिव इंस्टेंस में क्या है? एब्सेंट होना चाहिए, और पॉजिटिव इंस्टेंस में क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। इन विच द मेजर टर्म इज एब्सेंट। जहां पे क्या है? फायर नहीं है, ठीक है, वहां पे क्या? धुआं भी नहीं होना चाहिए। बिना आग के धुआं थोड़ी आएगा। स्मोक मस्ट बी एब्सेंट इन द लेक। है ना? लेक में मतलब नदी में, झील में, तालाब में क्या है? धुआं नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे आग होती नहीं है। ठीक है, पानी में कोई आग लगती है? नहीं लगती ना। अब जब आग ही नहीं लगती तो धुआं भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब नेगेटिव इंस्टेंस में मेजर टर्म आपको दिखाई दे रही है तो वहां पे क्या होना चाहिए? जब मेजर टर्म एब्सेंट है नेगेटिव इंस्टेंस में, तो वहां पे हेतु भी नहीं होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है। ठीक है, फिर हम फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। इट मस्ट बी नॉन इनकम्पैटिबल विद द माइनर टर्म। ये वाला पॉइंट, ये चारों पांचों पॉइंट से क्वेश्चन बन चुके हैं, तो इसीलिए मैं इसको बार बार आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लो एक एक शब्द, क्योंकि घुमा के देता है। नॉन इनकम्पैटिबल को कंपैटिबल दे देगा। ठीक है, या फिर माइनर टर्म की जगह आपको मेजर टर्म दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ के याद करना है, रट लेना मतलब इसको तो पूरा। इट मस्ट बी नॉन कंपैटिबल विद द माइनर टर्म। ठीक है, माइनर टर्म के साथ नॉन इनकम्पैटिबल होना चाहिए। मतलब इट मस्ट नॉट प्रूव द कूलनेस ऑफ फायर। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हेतु है वो आग के ठंडेपन को प्रूव ना करे। ठीक है, मतलब अगर ऐसा करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? अबाधिता।
ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इसका आग की जो प्रकृति है, कैसी है आग की प्रगति, आग की प्रगति तो गर्म होना है ना। तो हेतु कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसके ठंडे होने को प्रूव करे। अगर ऐसा कर रहा है ना, ऑपोजिट कर रहा है, तो इसका मतलब वहां पे हम आगे पढ़ेंगे हेत्वाभास में, तो वहां पे हेत्वाभास मतलब कि फालिसी हो जाएगी अगर ऐसा होगा तो इट मस्ट बी नॉन कंपैटिबल विद द माइनर टर्म। ठीक है, फिर है इट मस्ट बी क्वालिफाइड बाय द absence ऑफ काउंटर एक्टिंग रीजन विच लेड टू contradictory कंक्लूजन, है ना। द फैक्ट इज बीइंग caused शुड नॉट बी यूज्ड टू प्रूव द एटर्निटी ऑफ साउंड, मतलब अविरुद्ध। साउंड मतलब क्या, आवाज, ध्वनि। ध्वनि क्या है, ध्वनि की शाश्वतता को सिद्ध करने के लिए ना हो, मतलब कि विरोधाभासी निष्कर्ष ना हो, नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब जैसे कि हमने पढ़ा ना कि आग क्या होती है, आग होती है गर्म, लेकिन अगर ऐसा प्रूफ कर रहा है कि ठंडी होती है, तो विरोधाभास की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रतिकूल कारण नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे ऐसे प्रतिकूल कारणों के अभाव में योग्य होना चाहिए जो एक विरोधाभासी निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं। ठीक है, जो कारण है ना एक्चुअल, वो ही हमें इसमें लगाना है, ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी विरोधाभासी चीजें लगा दी। ठीक है, उसके बाद हमने ये हेत्वाभास मैं आपको लास्ट में बताऊंगी आज क्या है ये। ठीक है, फिर हम आ गए थे अपने, ये अनुमान हमने पढ़ लिया, हमने ये नाम आते हैं भाई बहुत बार। ये जो 5 अवयव हैं, 5 प्रिपोजिशंस है, वो कौन सी हैं? एक तो है प्रतिजना, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। ठीक है, प्रतिजना को मैंने बताया हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, हेतु क्या होता है, कारण होता है, उदाहरण को हम दृष्टांत भी बोलते हैं, इंस्टेंसेस भी बोलते हैं। उपनय क्या है, रीअफर्मेशन, हमने रीअफर्म किया कि अच्छा इसका मतलब पहाड़ी पर धुआं है ना, जो कि बिना आग के तो नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले हमने उदाहरण देखा। और ये स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं, ऐसा नहीं कि बीच में कोई भी घुसा देंगे। ठीक है, तो आपसे क्या सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है, और ये तो पूछा ही गया है पहले पीवाईक्यू में कि इनमें से कौन सा अवयव है या कौन सा अवयव नहीं है परार्थ अनुमान का। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, निगमन। इसको आप ट्रिक से याद कर लेना, एक एक अल्फाबेट जोड़ के क्या बन के आएगा, देखो, PHUUN, तो फुन करके ऐसे बन के आएगा। P4 प्रतिजना, H4 हेतु, U4 उदाहरण, U4 उपनय, N4 निगमन। ठीक है, इसी तरीके से आपने जो आपने प्रमाण पढ़े 6 के 6, उनके भी ऐसे फर्स्ट फर्स्ट अल्फाबेट से ट्रिक बना लेना है, जिसमें से हमने 4 पढ़ा था। न्याय ने कौन से माने हैं, P4 परसेप्शन को माना, I4 इन्फ्रेंस को माना, ठीक है, C4 कंपैरिजन को भी माना, ठीक है, और W4 वर्ड को या शब्द को माना। तो शब्द लिखोगे अगर तो पिक्स बन जाएगा। ठीक है, PICS, इससे याद कर लो। पिक्स माना है किसने, न्याय ने। ठीक है, चारवाक ने सिर्फ एक माना है, बुद्धिज्म ने P एंड I माना है, I फॉर इन्फ्लुएंस। वैशेषिक ने भी PI माना है, जैन और सांख्य ने PIW माना है। ठीक है, पिस बोल सकते हो, PIS। ठीक है, मीमांसा, अद्वैत और वेदांता ने ऑल 6 माने हैं। बहुत बार मैंने ये रिवाइज करा दिया, आपको ये अच्छी तरीके से रट जाना चाहिए। फिर उसके बाद हम आ गए थे अपने शब्द पर। ठीक है, आधे घंटे में हमने कल की ही क्लास रिवाइज किया, देखो। ठीक है, शब्द मतलब हम इसको वर्ड भी बोल सकते हैं, हम इसको वर्बल टेस्टिमनी भी बोल सकते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शब्द क्या है, शब्द क्या है, मतलब कथन एक तरीके से। लेकिन वो स्टेटमेंट या वो कथन जो है, वो ऐसा नहीं कि कोई किसी के भी द्वारा कह दिया गया, वो एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए जिसपे कि हम भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट वर्दी पर्सन होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो एक क्वालिफाइड ऐसा बंदा है जिस जो रिलेटेड टॉपिक से के साथ में, मतलब एक ऐसा जजमेंट दे जो बिना किसी मतलब कहते हैं ना कि क्या बोलेंगे उस शब्द को कि बिना किसी भेदभाव को किए। ठीक है, तो अगर इसका मैं एक एग्जाम्पल दूं, कि एग्जाम्पल क्या होगा, सपोज that a lady came to the side of a river to cross the river and can't a certain depth of water in the river। मतलब एक लेडी नदी के पास आई, उसको नदी को क्रॉस करना है और उसको नहीं पता कि पानी कितना गहरा है। इन दिस केस शी आस्क्ड अ फिशरमैन हु इज फिशिंग देयर, है ना, जो वहां पे मछुआरा खड़ा है, उसने उससे पूछा, है ना, कि कैन आई क्रॉस द रिवर, कि मैं क्या नदी को पार कर सकती हूँ। तो फिशरमैन क्या है, वो लोकल पर्सन है, और वो एक ऐसा ऑथोरिटाइज पर्सन है, मतलब उसको
ज्ञान है उस चीज का, और वो कभी भी भेदभावपूर्ण रवैया नहीं अपनाएगा, क्योंकि वो उस लेडी को जानता भी नहीं है। ठीक है, तो बिना किसी पक्षपात को किए, बिना किसी हेर फेर के वो अपना जवाब देगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, वो एक राइट पर्सन है नॉलेज को गेन करने के लिए, वर्बल टेस्टिमनी के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस बात को समझते हैं कि शब्द क्या है, एक भरोसेमंद व्यक्ति के बयान के रूप में हम इसको परिभाषित करते हैं, और भरोसेमंद व्यक्ति का जो बयान है ना, उसको क्या बोलते हैं, आप्त वाक्य या आप्ता वाक्य भी बोल सकते हो। ठीक है, और जो भरोसे के लायक व्यक्ति है, जैसे कि हमने मछुआरे की यानी कि फिशरमैन के बारे में बात की, उसको हम क्या बोलेंगे, आप्ता। ठीक है, तो आपको इन शब्दों के साथ परिचित होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप्ता और आप्त वाक्य से आप परिचित हो गए कि आप्त वाक्य क्या है, जो भरोसेमंद व्यक्ति ने बयान दिया है, और जो भरोसे के लायक व्यक्ति है उसको हम बोल रहे हैं आप्ता। ठीक है, अब जो साक्षी है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, मतलब साक्षी को हम क्या बोलते हैं, आगम। ठीक है, ये कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के होंगे, एक होगा लौकिक और दूसरा होगा अलौकिक। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं कि न्याय दर्शन ने शब्द क्या है, ज्ञान का चौथा और अंतिम वैध स्रोत है। क्यों इसने ऐसा क्या कहा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि न्याय ने PICNW, या जिसको हम की S बोल रहे हैं शब्द, तो ये फोर्थ है, फोर्थ एंड लास्ट। ठीक है, तो ये अंतिम वैध स्रोत मान रहा है किसके लिए, प्रमाण के लिए। अंतिम प्रमाण है न्याय के अनुसार, क्योंकि इसने चार माने हैं। तो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, मौखिक ज्ञान है। यह शब्दों या वाक्यों से प्राप्त वस्तुओं का ज्ञान है, मतलब जिसने, जो एक वैलिड पर्सन है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उसने जो हमसे कहा है, ठीक है, उसकी जो गवाही है, उसका जो मौखिक जो मतलब उसका जो स्टेटमेंट है, ठीक है, उससे हम जो ज्ञान हमें मिल रहा है, जो नॉलेज मिल रही है, वो क्या है, वो शब्द है। लेकिन सभी मौखिक ज्ञान मान्य नहीं है। क्यों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर किसी के शब्दों पे यकीन नहीं करना। जो एक ऐसा है ना प्रमाणित व्यक्ति है, जो उस सब्जेक्ट का जानकार है, जो बिना किसी भेदभावपूर्ण या पक्षपातपूर्ण रवैये को अपनाए आपको ज्ञान दे सकता है ना, उसकी ही बात को मानना है। ठीक है, फिर क्या है, शब्द एक विश्वसनीय व्यक्ति का शिक्षाप्रद कथन है। सेम वही बात बोली जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये वही वाला एग्जाम्पल है मछुआरे वाला, ये हमने समझ लिया। अब हम देख रहे हैं कि शब्द के प्रकार कितने होते हैं, दो तरीके के दो प्रकार हैं। ठीक है, उन दो के अंदर भी दो हैं। क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मीनिंग, दृष्टांत एंड अदृष्टांत। दृष्टांत मतलब जो कि हम देख सकते हैं, और अदृष्टांत मतलब जो हम नहीं देख सकते। ठीक है, ग्रास इज ग्रीन, ये हम देख सकते हैं, हम हरा रंग देख सकते हैं कि घास का रंग हरा होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ट्रुथ इज नोबल, ड्यूटी इज गॉड, कि जो हमारा कर्म है वही भगवान है, तो क्या हम कर्मों को या भगवान को देख पाते हैं, नहीं देख पाते ना, तो वो क्या हो गया, अदृष्टांत हो गया। ठीक है, अब है बेस्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, है ना, शब्दों के ओरिजिन के हिसाब से क्या होगा, दो टाइप होंगे, एक होगा लौकिक एंड एक होगा अलौकिक। ठीक है, लौकिक में क्या आएगा, लौकिक शब्द इज नोन एज सेक्युलर, वेराज अलौकिक शब्द इज नोन एज डिवाइन और वैदिक। ठीक है, जो वैदिक वेदों में जो कहा गया है उसको हम क्या बोलते हैं, अलौकिक शब्द है वो। ठीक है, और जो सेक्युलर है ना, बिना किसी किसी धर्म के, है ना, जो कहा गया है वो क्या है, लौकिक शब्द है। ठीक है, ये हो गया आपका, समझ लिया आपने। अब ये क्या है, न्याय दर्शन के अनुसार एक और बात कही गई है। यह कहा गया है कि एक शब्द में, एक वाक्य में शब्दों का एक समूह होता है। ये हम जानते हैं, शब्दों से मिलके क्या बनता है, वर्ड से मिलके क्या बनता है, स्टेटमेंट बनता है। और एक शब्द को एक इकाई माना जाता है जिसमें कुछ अर्थ व्यक्त करने की शक्ति होती है। गवाही क्या है, एक मान्य ज्ञान है, मतलब टेस्टिमनी से मतलब है इसका, टेस्टिमनी इज अ वैलिड नॉलेज which is derived from word or sentence। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे। बट ऑल वर्ड्स और सेंटेंसेस कांट बी ट्रीटेड एज टेस्टिमनी, है ना, क्यों,
हमने अभी पीछे समझा कि हर हर एक शब्द को या हर एक स्टेटमेंट को हम टेस्टिमनी के रूप में या शब्द के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है? क्यों? बिकॉज ऑल वर्बल एक्सप्रेशंस आर नॉट नेसेसरली रिगार्डेड एज वैलिड नॉलेज, और इसका रीजन हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है? तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद ऑन सो ऑन द अकाउंट ऑफ मीमांसा शब्द मस्ट बी बेस्ड ऑन द वर्बल असर्शन ऑफ अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। ठीक है? हु नोज द ट्रूथ, जो सच जानता है, एंड डिजायर्स टू स्पीक द ट्रूथ ऑफ फॉर द गाइडेंस ऑफ अदर्स, दूसरों के मार्गदर्शन के लिए वो सच को बोलने का इच्छुक है ना? वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपातपूर्ण रवैये को अपनाए कहे, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं ट्रस्ट वर्दी पर्सन, और उसी के शब्दों को हम वर्बल टेस्टिमनी का नाम देंगे। ठीक है? तो ये क्या है? Verbal testimony is used as meaningful word or sentences. ठीक है? The mere combination of letters or the words don't provide a valid knowledge. ठीक है? Therefore, word and sentences must be used in a specific sense. Whole meaning will be clear. As a result, it would be treated as a valid pramana. ठीक है? तो हमने समझ लिया क्या है, जो ट्रस्टवर्दी पर्सन हमसे बात कह रहा है बिना पक्षपातपूर्ण रवैये को अपनाए, जिसको टॉपिक का ज्ञान है, नॉलेज है, और जो हमें सच बताना चाहता है हमारे मार्गदर्शन के लिए, ऐसे शब्दों को ही हम वैलिड प्रमाण मानेंगे, है ना, जिसे हम वर्बल टेस्टिमनी बोलते हैं। अब मुझे बताइए कि आपको शब्द समझ में आ गया या इसमें कोई डाउट है? वर्बल टेस्टिमनी या शब्द में आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइए। और अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई कि शब्दा से हम क्या समझते हैं, तो मुझे बताइए कि हो गया क्लियर। मैं वेट कर रही हूँ आपके मैसेज का। क्लियर? क्लियर एवरीवन? गुड। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कंपैरिजन पे। ठीक है? नाम ही है कंपैरिजन, है ना? उपमान। कंपैरिजन का मतलब सब समझते हैं क्या? तुलना करना मतलब। ठीक है? कंपैरिजन मतलब तुलना करना, कि हमने कोई चीज देखी, हमने पहाड़ी पर धुआं देखा, तो हमने अनुमान लगा लिया कि वहां पर आग है। क्यों हमने लगा लिया? क्योंकि हमने तुलना की एक ऐसे अपने मतलब ऐसे एक सीन से जो हमने पहले कभी अपने किचन में देखा था, जहाँ पे चूल्हे पर खाना बन रहा था। ठीक है? या फिर आग लगी हुई थी कहीं पे और वहां से धुआं निकल रहा था, तो हमने दोनों दृश्यों की तुलना कर ली आपस में। ठीक है? और तुलना करके हम निष्कर्ष पे पहुंचे। ठीक? या फिर उपमान में आप समझ सकते हो कि जंगल में किसी ने, एक व्यक्ति कोई ऐसा है जिसने कभी भी गिलहरी को नहीं देखा। ठीक है? तो उसको किसी व्यक्ति ने बताया, जो जंगल का रहने वाला था, उसने बताया कि भाई गिलहरी एक चूहे के जैसा छोटा सा एक पशु होता है, लेकिन उसके ऊपर क्या रहता है, उसकी एक लंबी सी टेल रहती है, पूंछ रहती है, और उसकी बॉडी के ऊपर धारी बनी होती है। ठीक है? इसने बता दिया। अब अगली बार जब उस वो सेम जंगल में या कहीं पर भी गया, तो उसने स्क्विरल को देखा, गिलहरी को देखा, और जब उसने गिलहरी को देखा तो उसने तुलना कर ली कि अच्छा, चूहे जैसा था और उसकी ये खासियत थी, तो मतलब ये गिलहरी है। ठीक है? तो अब उसने कंपैरिजन के थ्रू, उपमान के थ्रू निष्कर्ष पे वो पहुंच गया। ठीक है? तो उसको उसको ये उपमान का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये आपने देखा 4 स्टेप में करते हैं। इसके 4 स्टेप रहते हैं। फर्स्ट क्या, वी हैव अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट। अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट मतलब हमारे हमें पता होना चाहिए। जैसे अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट क्या था कि जंगल में जो व्यक्ति गया था, उसको जो जंगल का निवासी व्यक्ति मिला था, उसने क्या अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट दिया कि क्या होती है स्क्विरल, क्या होती है गिलहरी, कि चूहे जितनी चूहे के जितनी जैसी कुछ बड़ी होती है, उसकी एक लंबी सी पूंछ होती है, और उसके ऊपर क्या होती है, धारियां होती है। ठीक है? तो ये क्या था, अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट था। दैट अ वर्ड डिनोट्स ऑब्जेक्ट ऑफ अ सर्टेन डिस्क्रिप्शन। ठीक है? डिस्क्रिप्शन दिया, इसने डिस्क्राइब किया। सेकंड, व्हेन वन ऑब्जर्व्स एनी सच ऑब्जेक्ट। अब इसने क्या किया, जब ये जंगल में गया तो इसने इस तरीके की जो जीव जंतु थे उन्हें ऑब्जर्व किया। ठीक है? दैट of such object he she has the knowledge that it answers to the given description। अब इसने जो यहाँ पे इसको अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट मिला था, ठीक है, इसको यहाँ पे इसने यूज किया अपने सेकंड स्टेप में। ठीक है? ये वाली जो इसने गिवन डिस्क्रिप्शन था, जो डिस्क्रिप्शन दिया था उस व्यक्ति ने सेम दूसरे पर्सन को, तो उसने क्या किया, इसको यूज किया, ऑब्जर्व किया, ऐसी दिखने वाली जो इसने स्टेटमेंट में डिस्क्रिप्शन दिया था, उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो
उसको पशु दिखे छोटे छोटे, ठीक है, तो उसने वहां पे उसको इम्प्लीमेंट किया। फिर देयर इज अ रिकलेक्शन ऑफ द डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द अथॉरिटी। फिर उसने क्या किया, उसको देखा, ऑब्जर्व किया, फिर मैच किया, ठीक है। जो इसने डिस्क्रिप्शन दिया था फर्स्ट स्टेटमेंट में, हमने जो पढ़ा अथॉरिटेटिव जो स्टेटमेंट था कि भाई गिलेरी ऐसी होती है, पूंछ होती है लंबी सी, चूहे जैसी लगभग बड़ी होती है, और उसकी क्या होती है, उसके ऊपर धारियां बनी होती है। तो यहाँ पे इसने उस स्टेटमेंट को, जो डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट था, जो उसने अथॉरिटी से लिया था, उस व्यक्ति से लिया था, ठीक है, उसको रिकलेक्ट किया। फिर फर्स्ट फोर्थ जो स्टेप था, फाइनली वो किस पे पहुंचा, रिजल्ट पे पहुंचा, ठीक है। रिजल्ट पे पहुंचा, अब उसको समझ में आ गया कि अच्छा ये गिलहरी है, और उसने क्या किया, वो एक उसने निष्कर्ष निकाल लिया। दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट आर डिनोटेड बाय द वर्ड इज सेम, कि जो उसने शब्द कहे थे वो शब्द क्या है, वो इम्प्लीमेंट कर पा रहा है, ठीक है। उसने सेम ऐसा ही मिलता जुलता एक जानवर देखा छोटा सा, तो वो अपने फोर्थ स्टेटमेंट पे पहुंच गया कि अच्छा मतलब यही गिलहरी है। अब उसको क्या है, कंफर्म हो गई बात, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उपमान, ठीक, समझ आ गया होगा आई होप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक और एग्जाम्पल है कि एक आदमी ने क्या देखी, जंगली गाय नहीं देखी थी, ठीक है। गव्य, गव्य हम पढ़ते हैं ना वैदिक में, कि गव्य क्या होती है, गाय होती है। तो एक गव्य मतलब जंगली गाय नहीं देखी थी इस व्यक्ति ने, उसे नहीं पता था कि वो क्या है। तो जो एक जंगल में रहने वाला व्यक्ति था, उसने बताया कि जो जंगली गाय है ना, वो देसी गाय की तरह ही होती है, लेकिन वो थोड़ी सी ज्यादा क्या होती है, एग्रेसिव होती है, उग्र होती है। उसके माथे पे क्या होते हैं, बड़े बड़े सींग होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो जंगल में एक जंगली गाय से मिला। अब उसने जो इन व्यक्ति उसमें उसे मिला था जंगल में, उसने जो डिस्क्राइब किया था, उसको डिस्क्रिप्शन दिया था, उसने वो वाले डिस्क्रिप्शन से मैच किया, तुलना की कि वो खासियत जो उसने बताई थी, क्या जंगली गाय जो उसने देखी उसमें वो सारी चीजें हैं। अब उसने क्या किया, उसको जो ज्ञान मिला था उसको तुलना किया, ठीक है। जो उसने डिस्क्राइब किया था, डिस्क्रिप्शन किया था, उसको जो उस गाय से मिला उसके साथ उसने मैच किया, तुलना किया। अब वो लास्ट में क्या है, उस निष्कर्ष पे पहुंच गया, अच्छा मतलब ये सारी बातें मैच कर रही हैं, तो मतलब यही जंगली गाय है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लेके आते, मतलब हमने निष्कर्ष पे पहुंच गए, हमने ये एग्जाम्पल पढ़ लिया। फिर उसके बाद आता है आपका अर्थपत्ति, मतलब प्री-अजम्पशन, ठीक है। अर्थपत्ति प्री-अजम्पशन में क्या होता है कि आपने कोई चीज देखी नहीं है, लेकिन आप किसी चीज को बिना देखे किसी निष्कर्ष पे पहुंच गए। अर्थपत्ति मतलब अर्थ निकाल लिया, मतलब इसको हम समझते हैं, इन्होंने क्या किया, अर्थपत्ति को हम जानते हैं कि न्याय ने नहीं माना, ठीक है। जो तीन थे, हमने तीन कौन कौन से पढ़े थे, किस किसने माना था अटपति को, मीमांसा, अद्वैत और वेदांत ने, ठीक है, बाकी और किसी ने नहीं माना था, ठीक है। तो कुमारिल भट्ट के अनुसार वैलिड नॉलेज क्या है, जो किसी अज्ञात वस्तु का अनुभव प्रदान करता है, मतलब जो हमें पता नहीं है, हमें उसका अनुभव पता चल रहा है, ठीक है, जिसका किसी अन्य ज्ञान द्वारा खंडन नहीं किया जाता है, और जो अन्य दोषों से मुक्त होता है। मीमांसक स्वतः प्रामाण्य वेदीय ज्ञान की आत्मवैधता को कायम रखते हैं। मीमांसा क्या मानते हैं, वेदों को मानते हैं, ठीक है। तो इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या कि एक एग्जाम्पल ये है कि एक व्यक्ति है देवदत्त, ठीक है। उसको वो क्या करता है, वो दिन में खाना नहीं खाता, लेकिन वो बहुत मोटा है, ठीक है। वो खाना भी नहीं खाता और वो फिर भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। तो आप किस निष्कर्ष पे पहुंचे, कि दिन में तो वो नहीं खाता, इसका मतलब वो रात को खाता होगा, ठीक है। तो आपकी ये जो रात को खाता होगा, ये क्या है, आपने प्रीजम्पशन बना लिया, ठीक है। तो आपने लेकिन उसको रात में कभी खाते हुए तो नहीं देखा, मतलब अज्ञात वस्तु है ना, आपने देखा नहीं उसको रात में खाते हुए, बस आपको ये पता है दिन में नहीं खाता। तो ये सोच लिया भी बिना खाए पिए तो इतना हेल्दी नहीं हो सकता, कोई हष्ट पुष्ट नहीं हो सकता। तो आपने एक अजम्पशन बना लिया कि इसका मतलब वो रात को खाता होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, अर्थपत्ति प्री अजम्पशन, कि आपने कोई चीज अगर आपने कोई चीज आपको क्या दिख रही है, अब्सेंस दिख रही है नहीं, अब्सेंट दिख रही है, तो आपने उसका निष्कर्ष निकाल लिया कि अगर ऐसा नहीं है तो मतलब ऐसा होगा, ठीक है। कि सभी व्यक्ति, मोटे व्यक्ति जो दिन में भोजन नहीं करते, वे रात में भोजन करने वाले व्यक्ति होते हैं, ये एक धारणा है, ठीक है। तो देवदत्त एक मोटा व्यक्ति है जो दिन में नहीं खाता, तो क्या निष्कर्ष निकाल लिया, कि वो एक मोटा व्यक्ति ऐसा ऐसा मोटा व्यक्ति है जो कि रात के टाइम खाता होगा,
ठीक है, तो ये क्या है आपका अर्थपत्ति प्री अजम्पशन। ठीक है, फिर आप ये हमने देख लिया। ठीक है, फिर हम आते हैं अनुपलब्धि पे। ये सेम है क्या? हाँ, ये वही एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, सेम। एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। जॉन इज लिविंग एंड हु इज नॉट इन होम, है ना। जो जॉन क्या है, घर पे नहीं है। ठीक, द प्रॉब्लम ऑब्जर्व्ड हेयर इज हाउ जॉन अलाइव एंड इज नॉट फाउंड इन हिज होम, है ना। तो क्या आपने इसमें अर्थपत्ति या पोस्टुलेशन किया कि अगर वो घर पर नहीं है मतलब वो बाहर तो होगा। ठीक है, जबकि वो जीवित है और वो घर पे रहता है, लेकिन हम उसके घर गए, वो हमें घर पे नहीं मिला। तो मतलब घर पे नहीं है, तो हमने क्या अजम्पशन निकाल लिया कि वो घर के बाहर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, एग्जाम्पल दो हो गए। और यही वाले एग्जाम्पल बहुत बार क्वेश्चन में देखे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर में। एक तो देवदत्त वाला बहुत आता है, ये पहाड़ी आग वाला बहुत आता है, और ये घर पे है और नहीं है वाला भी बहुत आता है। ठीक है, तो इसलिए आप एग्जाम्पल भी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने ये हमने अनुपलब्धि पढ़ा अभी अभी। नहीं पढ़ा क्या? अनुपलब्धि की इंग्लिश वाली स्लाइड गायब हो गई है। अच्छा, कोई बात नहीं। अनुपलब्धि मतलब जब हम किसी चीज के ना होने का हमें ज्ञान होता है। ठीक है, मतलब क्या है, ये अनुपलब्धि वस्तु के ना होने का प्रत्यक्ष ज्ञान है। कुमारिल ने इसे एक्सेप्ट किया है, लेकिन प्रभाकर ने इसको अस्वीकार किया है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक छाता जो किसी कमरे के विशेष कोने में दिखाई देने की अपेक्षा की जाती है, वहां नहीं देखा गया। ठीक है, मतलब हमने सोचा है कि यहाँ भाई ये वाली जगह है, यहाँ पे तो अम्ब्रेला हो सकता है, लेकिन वहां पे था नहीं। तो हमने क्या, अनुपलब्धि का एहसास हुआ हमने। जो चीज हम होने का उम्मीद कर रहे थे लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दी, तो मतलब अनुपलब्धि, उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो हम एक अलग प्रमाण अनुपलब्धि के माध्यम से छत्र के अस्तित्वहीन होने के बारे में जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे छतरी लिखा होगा। न्याय हालांकि यह गैर अस्तित्व को एक श्रेणी के रूप में स्वीकार करता है, इसे समझने के लिए कोई अलग प्रमाण नहीं है। उसके अनुसार किसी वस्तु की गैर अस्तित्व की धारणा से ही जाना जा सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नंगे तल को देखने के मामले में। ठीक है, लेकिन मीमांसक के अनुसार कोई चूंकि कोई इंद्रिय वस्तु संपर्क नहीं है, हमें किसी वस्तु के अस्तित्व को जानने के लिए एक नए प्रमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी एक अनूठी विशेषता है। उदाहरण क्या है इसका, एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि मेज पर कोई किताब नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने उसको नहीं देखा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गई है, किताब की अनुपलब्धि हो गई। किताब नहीं है मतलब अनुपलब्धि है। ठीक है, लेकिन मेज पर पुस्तक के न होने या न होने का ज्ञान बोधगम्य वस्तु के बोध न होने के कारण उत्पन्न होता है। वस्तु जिस स्थिति में उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है, उस स्थिति में उसका ना होना ही उसका अस्तित्व ना होना कहा जाता है। मतलब हमने देखा मेज पर किताब नहीं है, तो हमने क्या अनुमान लगा लिया कि मतलब है ही नहीं, है ही नहीं, मतलब किताब, उसका अस्तित्व ही खत्म कर दिया। ऊपर हमने क्या क्या किया था पोस्टुलेशन में कि अगर कोई व्यक्ति घर में नहीं है, तो हमने निष्कर्ष निकाला मतलब कि वो बाहर होगा। अस्तित्व है, हमने उसका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं किया। यहाँ पे एग्जिस्टेंस आप खत्म कर रहे हो। ठीक है, मतलब अगर व्यक्ति घर पर नहीं है तो हमने उसका अस्तित्व ही नकार दिया, मतलब कि वो दुनिया में ही नहीं है, ऐसा सोच लिया आपने। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अस्तित्व का खेल है, हमने अनुपलब्धि में अस्तित्व ही खत्म कर दिया अगर हमें नहीं दिख रही है कोई वस्तु। लेकिन आप पोस्टुलेशन में, अर्थपत्ति में, अगर आपको कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा, तो आप उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे। वो तभी भी है, लेकिन वो दूसरी जगह हो सकता है। ठीक है, आपको अनुपलब्धि और पोस्टुलेशन मतलब कि अर्थपत्ति और अनुपलब्धि दोनों समझ में आ गई हो, तो मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए कि समझ में आ गई। ठीक है, समझ आ गया सभी को? क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, हाँ। तो इस तरीके से हमने देखा अपने छह के छह प्रमाण, है ना, हमने पढ़ लिए। क्या क्या प्रमाण थे, एक बार नाम नाम फिर से मैं दिखा देती हूँ आपको। और ये आप इसकी पूरा का पूरा एक साथ आप रिवाइज कर लेंगे, बहुत आपके ये काम आने वाला एग्जाम में। ठीक, हाँ, ये रहा।
6 के 6 प्रमाण हमने पढ़ लिए, जिसमें से हमने 2 कल पढ़े थे और उसका हमने आज रिवीजन भी किया है। फर्स्ट था अनुमान, जिसको हम इन्फ्रेंस बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा प्रत्यक्ष, परसेप्शन, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं वर्बल टेस्टिमोनी, शब्द। फिर पढ़ते हैं नॉन एप्रहेंशन, अनुपलब्धि, पोस्टुलेशन, अर्थपत्ति, उपमान, कंपैरिजन। ठीक है, तो इस तरीके से करके हमारे 6 प्रमाण आज कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन? आपको समझ में आया, नहीं आया, वो मुझे जरूर बताना। ठीक है।